तो स्वागत है आप लोगों का अखंड भारत शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि साइंस का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 2, अध्याय 1 का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। क्लास 9th का हिंदी माध्यम के सभी बोर्डों के लिए है। एनसीईआरटी का निचोड़ रहने वाला है। बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड, ये जितने भी बोर्ड है, ऑल स्टेट हिंदी माध्यम बोर्ड के छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और पार्ट नंबर 2 हम देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 अध्याय 1 का पार्ट नंबर 2 को डिटेल में समझने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। आज हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। पिछले वीडियो हम पार्ट नंबर 1 समझे थे एकदम डिटेल में, जो कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप था और पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण और पदार्थ का भौतिक अवस्था के बारे में उसके महत्वपूर्ण 10 गुणों को देखे थे। यदि पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग कृपया जाकर के पार्ट नंबर 1 देखें और पार्ट नंबर 1 को समझने के बाद आप लोग आए पार्ट नंबर 2 समझें। तो हम बात करने वाले हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो हम समझते हैं, जैसे ठोस, जैसे आप लोगों को कौन सी अवस्था में दिखाई दे रहा है? बर्फ अवस्था। ठोस क्या है? ठोस जो बर्फ रूप में है, द्रव जो है जल रूप में मिलता है हमें, गैस और जलवाष्प में। दुनिया में एक ही ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों भौतिक अवस्था में, वह है जल, जो कि ठोस रूप में भी पाया जाता है, गैस में और द्रव में भी। बाकी और कोई पदार्थ खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है और आसानी से हमें मिल जाता है जल कहीं पे भी। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, अब इसको समझते हैं कि ठोस को क्या हम द्रव में बदल सकते हैं, यानी बर्फ को जल में बदलने का कोई ऐसा तरीका है, मेथड है? या जल को जलवाष्प में यानी भाप में बदलने का कोई ऐसा तरीका है? या जलवाष्प को जल में बदलने का कोई तरीका है? या जल को बर्फ में बदलने का कोई तरीका है? तो इनकी अवस्थाओं में, यानी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में, और द्रव को या ठोस में बदलने का कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा मेथड है जिसकी वजह से, जिसका हम उपयोग करके हम क्या कर सके, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सके, यानी अवस्था को बदल सके? तो जी हाँ, ऐसा है कि ऐसा एक तरीका है जो कि है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यानी तापमान परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तापमान परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, आसानी से बदला जा सकता है। हम सबसे पहले एक प्रयोग को समझते हैं कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहले हम समझने वाले हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, तापमान परिवर्तन का प्रभाव के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 100 ग्राम बर्फ लेते हैं। कितना लेते हैं? 100 ग्राम बर्फ लेते हैं। 100 ग्राम बर्फ लेते हैं और थर्मामीटर से उस बर्फ के तापमान को मापते हैं। थर्मामीटर से क्या करते हैं? बर्फ के तापमान को मापते हैं। तो तापमान कितना आता है? -15 डिग्री सेल्सियस, या -15 डिग्री सेल्सियस, या -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तापमान जब भी आएगा, बर्फ का तापमान माइनस में ही आएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते थर्मामीटर क्या कहते हैं, वारिक में, बीकर में लेकर के 100 ग्राम बर्फ को बीकर में लेते हैं और उसका तापमान मापते हैं बिना गर्म किए हुए, बिना उसमें तापीय ऊर्जा दिए हुए। तो -15 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, या -5 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? उसमें ऊर्जा देते हैं, यानी उसको गर्म करते हैं, किसी भी माध्यम से उसको गर्म करते हैं। तो देखा जाता है कि कुछ समय बाद भी वह धीरे धीरे पिघल रहा, लेकिन उसका तापमान देखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आ ही रहा। जब तक वो बर्फ पूर्ण रूप से जल में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक उसका तापमान कितना बता रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। जब जो है ना पूरा बर्फ जो 100 ग्राम था पूर्ण रूप से जल में परिवर्तित हो गया, तब उसका तापमान धीरे धीरे 0 से क्या बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, इसी तरीका से बढ़ते गया। अब इसका जवाब है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता। क्या रहता? तापमान देखिए समान रहता, तापमान समान रह रहा है। तापमान क्या रह रहा है? यहाँ पे समान रह रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस खाली आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक कि पूरा बर्फ जल में परिवर्तित नहीं हो जाता। यानी जो पूरा बर्फ है पूर्ण रूप से जल में परिवर्तित नहीं आ जाता है,
तब तक थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, तापमान दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान तो क्या रहता है, समान रहता है। तो ऐसे में जो हम उसमें इसको गर्म कर रहे थे बर्फ को, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है, तो ऐसे में उसमें ऊर्जा जो उष्मा दे रहे थे, तो बर्फ का कण ठोस रूप में है, तो ठोस रूप में बर्फ के कण क्या बहुत पास पास है, उसको क्या करना, तोड़ने में खर्च हो रहा था। इसीलिए थर्मामीटर पे तापमान अंकित नहीं, बढ़ ही नहीं रहा था। 0 डिग्री सेल्सियस एक ही समान तापमान प्रदर्शित हो रहा था, यानी दिख रहा था एक ही समान 0 डिग्री सेल्सियस। जब पूर्ण रूप से बर्फ पिघल जाता है, यानी द्रव रूप में आ जाता है, तब उसका तापमान क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बातें आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अतः तापमान का प्रयोग करके हम पदार्थ की अवस्था को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे बर्फ रूप में था क्या, जल, बर्फ रूप में क्या था, जल, जल को बर्फीय रूप में लिए, तो बर्फ रूप में क्या है, पदार्थ की ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था को हम बर्फ को क्या किए, गर्म किए, तो धीरे धीरे क्या आ गया, जल में बदल गया, धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो गया। और जल में परिवर्तित होने के पश्चात जल को और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जलवाष्प, यानी भाप में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। अतः आप इसी प्रयोग से, क्रियाकलाप से समझ सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी पदार्थ की अवस्था बदल रही है। तो इसका जवाब है, स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ पदार्थ की अवस्था बदल रही है। तो इसमें उष्मा जो जा रही है, जब एक समान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये पदार्थ के कणों को तोड़ने में उष्मा खर्च हो रही है। इसीलिए थर्मामीटर पे एक ही समान दिख रही थी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। जब पूर्ण रूप से कण टूट जाता है, यानी ठोस से पूर्ण रूप से द्रव में बदल जाता है, तब तापमान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। वैसे बर्फ का तापमान कितना होता है, -15 डिग्री सेल्सियस, या किसी बर्फ का -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, किसी बर्फ का -5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। अब इसको आप लोग समझ गए होंगे, जो कि है एनसीईआरटी का निचोड़। एनसीईआरटी का निचोड़ यदि आप करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं पहले से ही, तो एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों को पढ़ना जरूर चाहिए, और अच्छे तरीका से एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए। यदि आप एनसीईआरटी का अच्छे तरीका से पढ़ते हैं तो आपका दो काम होगा कि बोर्ड भी आपका निकल जाएगा एक ही साथ, अच्छे तरीका से, अच्छे परसेंटेज से, मार्क से। आप किसी भी क्लास में 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में बोर्ड का भी निकल जाएगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका 60 से 70% आपका सिलेबस कवर हो जाता है। तो बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड, या जितने भी किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड है, उसके लिए हम एनसीईआरटी का निचोड़ हर एक क्लास का लाने का कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है इसको समझते हैं। गलनांक क्या है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, यानी ठोस को पिघलाकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे तीनों अवस्था में रहता है। बर्फ ऐसा, जल ऐसा पदार्थ है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे तीनों अवस्था में रहता है, यानी त्रिक बिंदु पे रहता है, त्रिक तापमान पे रहता है, त्रिक अवस्था में रहता है। कौन रहता है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भाग क्या होगा, जल में भी परिवर्तित रहेगा, कुछ भाग ठोस में भी परिवर्तित रहेगा, और कुछ भाग गैस में भी परिवर्तित रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको केल्विन में क्या बदल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, यानी केल्विन में इसको प्रदर्शित करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस को 273.15 केल्विन। अब इसको समझ गए, गलनांक क्या है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे पिघलकर क्या हो जाता, क्या बन गया, द्रव बन गया, और उसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था, तापमान फिर बढ़ते गया, और द्रव क्या किस अवस्था में आने लगा, गैस अवस्था। अब इसको समझिए, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट। वह निश्चित तापमान, क्वथनांक क्या है, वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई तरल पदार्थ
जिस पर क्या है, कोई तरल पदार्थ उबल कर गैस अवस्था में बदलने लगता है। यानी वह निश्चित तापमान है, क्वथनांक क्या है, वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई तरल पदार्थ उबल कर गैस अवस्था में बदलने लगता है, वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल जो है ना, कोई भी तरल पदार्थ एक निश्चित तापमान पे, हर एक तरल पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक होता है, तो वह निश्चित तापमान होगा जिस पर जो है उबल कर वह क्या हो जाएगा, उबल कर गैस अवस्था में, तरल अवस्था से यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है, वह उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे, कोई भी जल बर्तन में लेकर के, वह जल 100 डिग्री सेल्सियस उबलने के बाद क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान पहुंचने पर वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम समझते हैं तापमान। तापमान क्या है भाई, तापमान की एसआई मात्रक, तापमान की एसआई मात्रक, तापमान की एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। तापमान की एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273.15 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन कैलकुलेशन के लिए आसानी से 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन लिख सकते हैं। अब कोई 300 केल्विन है, यानी 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। अब 300 केल्विन है ना, इसको क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। 300 केल्विन है, इसको क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। तो क्या करना है, जैसे आपको कोई तापमान डिग्री केल्विन में दिया, उसको कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस में बदले, तो क्या करना, आपको 273.16 केल्विन को घटा देना। डिग्री सेल्सियस में दिया नहीं, केल्विन में दिया, सॉरी केल्विन में दिया कोई भी तापमान, ठीक है, केल्विन में दिया, उसको क्या कह रहा है, डिग्री सेल्सियस में बदले। तो उसमें क्या करना, 273.16 घटा देना, तो 26.84 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब कैलकुलेशन के हिसाब से हमको हटाना, जैसे 16 को हटा देना, सिर्फ 273 घटाना, 300 में से 273 केल्विन में घटा दिए, क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस। यानी कोई तापमान आपको केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में आपको चाहिए तापमान, तो क्या करना, 273 उसमें से घटा देना। या तो 273 घटा सकते हैं आसानी से कैलकुलेशन के हिसाब से, या आपको घटाना है तो 273.16 घटा सकते हैं। ठीक है, अब कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में है, क्या है, डिग्री सेल्सियस में, क्या है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में है, उसको हमें क्या करना, केल्विन में बदलना। किस में बदलना, कौन से तापमान में, केल्विन में बदलना। तो डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया है, आपको क्या करना है, केल्विन में बदले। क्या कर रहा है, केल्विन में बदले। तो डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, उसको क्या करना, उसमें 273.16 जोड़ देना। अब सीधे से समझिए, 273.16 जोड़ दिए, कितने होगा, 298.16 केल्विन। केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगाना, सिर्फ सेल्सियस के आगे डिग्री लगता है। अब इसको समझिए, इसको समझिए, 25 प्लस 273 यानी 25 डिग्री सेल्सियस में क्या किया, 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में बदल जाता है। 25 में 273 जोड़े तो 298 केल्विन हो गया। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि कोई तापमान आपको केल्विन में दिया है, बोल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस में बदले, तो क्या करना, 273 घटाना है। केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में बदलना, 273 घटाना है, याद रखना। डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलना, 273 क्या करना, जोड़ देना। डिग्री सेल्सियस में केल्विन में दिया रहेगा, बोलेगा डिग्री सेल्सियस में बदले, 273 घटा देना। डिग्री सेल्सियस में दिया है, बोलेगा केल्विन में बदले, 273 जोड़ देना। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम समझते हैं पदार्थ को लेकर के, वह पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में उसके में तापमान बढ़ाते हैं, ऊर्जा देते हैं, तापीय ऊर्जा देते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, फिर उसमें उसको ठंडा करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ लेते हैं, क्या लेते हैं, बर्फ, बर्फ को ले लेते हैं। पहले बर्फ में क्या कर देते हैं, उष्मा देते हैं। बर्फ क्या है, पदार्थ की ठोस अवस्था है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था, उसमें उष्मा देते हैं तो किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है, यानी द्रव अवस्था में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था। अब वही द्रव अवस्था में बदला है, फिर उसमें और उष्मा दिए, यानी उसको गर्म किया, बर्फ को गर्म किए तो द्रव में आया,
द्रव में आ गया, यानी उष्मा दिए तो द्रव में बदल गया। अब द्रव को और गर्म किए, द्रव को और गर्म किए यानी जल को और गर्म किए तो किस में आ जाएगा, जलवाष्प में, यानी गैसीय अवस्था में आ जाएगा। गैसीय अवस्था को यदि हम ठंडा करते हैं यानी शीतलता करते हैं तो किस में आ जाता है, गैस जलवाष्प को ठंडा करते हैं धीरे धीरे किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। वही द्रव को और ठंडा करते हैं, द्रव को ठंडा करते हैं किस में आ जाता है, ठोस अवस्था यानी बर्फ अवस्था में बदल जाता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं इतना जो समझा है ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव जो है ना, दाब परिवर्तन का प्रभाव, क्या हम ठोस और द्रव में दाब परिवर्तन का प्रभाव किया जा सकता है, यानी कि कणों को पास पास ला करके, जैसे कण गैस में क्या कण बहुत नजदीक दूर दूर है, उसको दाब की मदद से पास पास लाएंगे, अवस्था क्या परिवर्तन होगा, हाँ अवस्था परिवर्तन हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ गैस में ही कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई माध्यम है जो द्रव को दाब लगा करके, द्रव को दाब लगाएंगे एकदम उसके कण को दाब की मदद से पास पास नहीं लाया जा सकता है। दाब की मदद से सिर्फ गैस के कणों को पास पास लाया जा सकता है, क्योंकि उसके कण बहुत नजदीक रहते हैं और उसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही क्या रहता है, कम रहता है, किसमें, गैस में। इसीलिए दाब की मदद से गैस को पास पास लाया जा सकता है और उसकी अवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। लेकिन द्रव और ठोस की अवस्था को परिवर्तन को नहीं बदल सकते। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव हम सिर्फ किस में कर सकते हैं, गैस में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, गैस में। किस में किया जा सकता है, गैस में किया जा सकता है। आपको आप क्या करना, आप सिलेंडर देखे होंगे, सिलेंडर है यहाँ पे, सिलेंडर है यहाँ पे, पिस्टन दबाए तो आयतन है इतना है, और उसके बाद दबाए तो पिस्टन दबाने के बाद इतना हो जाता है, और इसके बाद पिस्टन दबाने के बाद यानी धीरे, ये कितना था, मान के चले 5 ml था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा 3 ml, 2 ml, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा, धीरे धीरे क्या हो रहा, दाब परिवर्तन से अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। गैस अवस्था में था यानी कण बहुत नजदीक दूर दूर था, ये धीरे धीरे पास आया और धीरे धीरे पास आया, द्रव अवस्था में बदल गया, धीरे धीरे किस में आ गया, द्रव अवस्था में। इसको देखिए, जैसे यहाँ पे गैस है, पूरा गैस लिए, अब यहाँ पे हवा जलवाष्प है, हम क्या किए 5 ml लिए, 5 ml, अब इसको पिस्टन को इस तरीका से दबाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 1 ml पे आ गया, यानी कि आयतन इसका कम कर रहे हैं, संपीडीय है, गैस को संपीडित किया जा सकता है। और अधिक दाब लगा देंगे, और अधिक दाब लगा देंगे, बहुत अधिक उच्च दाब लगाएंगे तो यही गैस जो है ना द्रव अवस्था में हो सकता है कि बदल सकता है। जैसे कि एलपीजी में देखे होंगे, सिलेंडर में एलपीजी बहुत ऊंचे दाब पर क्या रहता, द्रव अवस्था में रहता, और दाब कम करने पे, वायुमंडलीय दाब के समीप आने पे बाहर में किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि लीकेज हो जाता है, गैस बहुत ज्यादा मात्रा में लीकेज होने लगता है, वो गैस अवस्था में नहीं बदल पाता, वो सीधे द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी हाथ यार क्या हो जाता है, भींग जाता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही कि दाब परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ गैस पे ही कर सकते हैं, यानी गैस को द्रव में बदला जा सकता है, उसके बाद द्रव पे या ठोस पे दाब का प्रभाव नहीं कर सकते। अब ये बातें को समझिए, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट को समझिए। जैसे आपके पास में ठोस है, कर्पूर है, कपूर देखे होंगे पूजा पाठ में यूज किया जाता है। कपूर को आप गर्म कीजिएगा, जैसे बर्फ को गर्म किए ने, तो बर्फ को गर्म किए तो किस में बदला, जल में, फिर जल को गर्म किए तो कथी बदला, गैस में। तो कपूर को आप गर्म कीजिएगा ना तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस को, यही कोई पदार्थ ऐसा ठोस होगा जैसे सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, या बर्फ हो, कपूर हो गया, इसको सीधे गर्म करेंगे तो ये सीधे द्रव में ना बदल के ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब गैस अवस्था में था कपूर, किस अवस्था में था, कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। और गैस अवस्था उसको क्या किया, टेम्परेचर उसमें घटाए, टेम्परेचर घटाए तो गैस से सीधे वो द्रव में नहीं आएगा,
सीधे ठोस में आ जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? निक्षेपण। यानी कोई ऐसा पदार्थ है जो कपूर है या सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस से सीधे गैस में बदल रहा तो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस में आ रहा तो निक्षेपण। अब कोई द्रव है, ठीक है, अब जैसे बर्फ है, बर्फ को टेम्परेचर दीजिएगा तो गलेगा, संगलन होगा, किस में बदल जाएगा? द्रव में। तो ठोस से सीधे द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संगलन। और द्रव को क्या कीजिएगा? ठंडा कीजिएगा, यानी टेम्परेचर घटाइएगा तो किस में? जमने लगेगा तो क्या कहलाएगा? जमना। द्रव से बर्फ के रूप में आना क्या कहलाएगा? जमना। अब द्रव है, यही द्रव है, जल है, आप जल गैस अवस्था में आ रहा है, गैस अवस्था में आ रहा है तो क्या होगा? ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। यानी द्रव का सीधे गैस अवस्था में आना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। और यही गैस जो है वाष्प, जल वाष्प, इसका धीरे धीरे ठंडा होकर द्रव रूप में आना क्या कहलाता? संघनन कहलाता। क्या कहलाता? संघनन कहलाता। ये बातें आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है? कपूर रखना है, ये प्रक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे बर्फ रखना, ये प्रक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे जल रखना, ये प्रक्रिया हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीका समझ में आ गया होगा। यदि आप पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट रूप से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, और आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इसमें यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत है कि कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे दिक्कत है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया। और पार्ट नंबर 3 यदि पढ़ना चाहते हैं, पार्ट नंबर 3 पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को क्या करना है? पार्ट नंबर 3 कमेंट जरूर करना है। पार्ट नंबर 3 लेकर के हम जल्द ही लाने का कोशिश करेंगे। और यदि पार्ट नंबर 1 नहीं देखे, पार्ट नंबर 1 नहीं देखे, उसको आप लोग जल्द से जल्द, इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, ताकि पार्ट नंबर 1 से आप पार्ट नंबर 2 को रिलेट कर पाइएगा। बीच बीच में गैप कीजिएगा, छोड़िएगा तो अच्छे तरीका से नहीं हो पाएगा। आप यदि क्लास 9 का एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 लेकर के इसी चैप्टर का। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।